बात सन 1656 के आसपास की है। उस वक्त दिल्ली में शाहजहां का शासन था और मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे महाराजा गज सिंह प्रथम। एक दिन दिल्ली में दरबार लगा हुआ था। सभी उमराव बैठे हुए थे। तभी शाहजहां के मन में विचार आया कि मेरे दरबार में खानों की बैठक 60 और राजपूतों की बैठक 62 क्यों? आखिर तो बैठक राजपूतों की ज्यादा क्यों है? तब शाहजहां ने यह सवाल सभा में सबसे पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी दक्षिण के सूबेदार मीर खान जहां खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, राजपूतों की संख्या हमसे तो ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके दो ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते। एक तो वो सर कटने के बाद भी लड़ते हैं और दूसरा उनकी पत्नी उनके साथ जिंदा जलकर सती होती हैं। शाहजहां को ये बात बिल्कुल भी नहीं जची और वह बोला, मैं नहीं मानता। इस बात को साबित करके दिखाओ तो मानो। जोधपुर महाराजा गज सिंह भी दरबार में थे। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। सभा खत्म होते ही वो सीधे जोधपुर के लिए रवाना हो गए। रात को सोचते सोचते अचानक उनको रोहिणी ठिकाने के जागीरदार का ख्याल आया। कुछ ही दिन बाद अचानक एक रात को रोहिणी ठिकाने में दो घुड़सवार बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। जागीरदार काफी वृद्धावस्था में थे, फिर भी उठकर मेहमान की आवभक्त के लिए बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया। वृद्ध जागीरदार की आंखों में चमक सी उभरी और मुस्कुराते हुए बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूँ। हुकुम, आप अंदर पधारो। मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार हूँ। आपने मुझे ही बुलवा लिया होता। जोधपुर महाराज गज सिंह ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, आप मेरे पूजनीय हैं और गुरु भी हैं। एक समस्या है और उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, तो आपके पास बड़ी आशा से पधारा हूँ। और फिर उन्होंने शाहजहां के दरबार की पूरी कहानी सुना दी और कहा कि अब आप ही बताएं कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहिणी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में। ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। लेकिन क्या? महाराजा गज सिंह ने पूछा। महाराज, थोड़ा रुकिए, एक बार मैं इनकी माँ से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। महाराजा गज सिंह ने सोचा, आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा। एक पल को महाराजा गज सिंह जी ने सोचा कि दोनों बच्चों को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए, पर जब उन्होंने देखा कि ठाकुर साहब ने ठकरानी जी को पूछा, आपके दोनों बच्चों को मुगल बादशाह के दरबार में सिर कटवाने को भेज रहा हूँ, आप बताइए दोनों में से कौन सा सर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको ज्यादा पता होगा। तो ठाकुरानी जी ने एक छतरानी की तरह जवाब दिया कि बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था, इसलिए लड़ दोनों ही सकते हैं। आप निश्चिंत होकर भेज दो। महाराजा गज सिंह उस वीर माँ को देखते ही रह गए। उसी समय रोहिणी ठाकुर के साथ ही खड़े एक सहयोगी बोल पड़े कि हुजूर, ये तो अभी कुंवारा है, इसकी अभी शादी भी नहीं हुई, तो इसके पीछे सती कौन होगा? विचार हुआ कि इसको अपनी बेटी कौन देगा। तभी जोधपुर महाराजा के साथ पधारे ओसिया के भाटी सरदार बोल उठे, मैं दूंगा अपनी बेटी इसको। महाराजा गज सिंह को घोर आश्चर्य हुआ। महाराज मन ही मन सोच रहे थे कि मान गए राजपूती धर्म को। अच्छा मुहूर्त देखकर महाराजा गज सिंह जी रोहिणी ठाकुर साहब के बड़े पुत्र तोगा राठौर का विवाह रचाते हैं। शाहजहां तक समाचार पहुंचाया जाता है। एक खास दिन का मुहूर्त देखकर तोगा राठौर आगरा का रास्ता पकड़ता है। दिल्ली के दरबार में आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए जमा हुए थे। तोगा राठौर को मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर महाराज बोले, ये क्या तमाशा है? राजपूत की जान इतनी भी सस्ती नहीं है, लड़ाई का मौका दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने अपने सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाए और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है उसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर काटने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गईं। दूसरा झुंड आगे बढ़ा और उसका भी वही हाल हुआ। मुगलों में घबराहट और झुर्री फैल गई। बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी थी और उस वीर राजपूत योद्धा के शरीर पर तलवार की खरोंच भी नहीं आई। ये देखकर मुगल सेनापति ने कहा, 500 मुगल बीवियां विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने, और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए, तलवार से नहीं मरेगा ये। कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने
उस वीर के सिर में गोलियां मार दी और पीछे से उसका सर काट लिया। पर उस वीर के धड़ ने तलवार की पकड़ कम न की और अपने दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए मुगलों को मारते रहे। बादशाह ने तोगा राठौर के छोटे भाई को अपने पास ये सोचकर निहत्थे बैठा रखा था कि यदि ये बड़ा बेटा बहादुर निकला तो इस छोटे भाई को जागीर देकर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। लेकिन जब छोटे ने ये अन्याय देखा तो उसने झपटकर एक मुगल की तलवार निकाल ली। उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी गर्दन काट दी। फिर भी धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गए। बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल हताहत हो चुके थे और आगे का कुछ पता नहीं था। शाहजहां खुद बैठे ही नजारा देख रहे थे कि अचानक तभी तोगा लड़ते हुए दरी खाने तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लड़ते हुए अपनी ओर आता देख बादशाह घबरा जाता है और अपनी रानी निवास में जाकर छुप जाता है। आखिर बादशाह अपने आदमी को महाराजा गज सिंह के पास भेजकर माफी मांगता है कि गलती हो गई, अब किसी तरह इन वीरों को शांत करो, नहीं तो ये सबको मार देंगे। तब कहीं शाहजहां के कहने पर गज सिंह ब्राह्मण द्वारा तोगा राठौर और उनके छोटे भाई के धड़ पर गंगाजल डलवाते हैं। तब जाके वो शांत होकर गिर जाते हैं। महाराजा गज सिंह राजकीय सम्मान के साथ उनके शव को डेरे पहुंचाते हैं। वहाँ तोगा की पत्नी भटियानी 16 श्रृंगार किए तैयार बैठी होती है। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता में भटियानी तोगा राठौर का सर और धड़ को गोद में लेकर राम नाम की ढड़कार के साथ चिता की अग्नि में समा जाती है।